नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर समीक्षा चंद मल्होत्रा। मैं एमडी डर्मेटोलॉजी हूँ, एक स्किन स्पेशलिस्ट। आज 10 मार्च को विश्व भर में गुर्दे की बीमारी को लेकर दिवस मनाया जा रहा है। गुर्दे की बीमारियों के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। भारत में एग्जैक्टली कितने लोगों को गुर्दे की बीमारी है, इसके फिगर बहुत वेरी करते हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन इतना मानते हैं कि शायद हर 10 लाख लोगों में से अगर देखा जाए तो कम से कम 800 लोगों को किसी न किसी प्रकार की गुर्दे की बीमारी ज़रूर होगी। और ऐसा माना जाता है कि शायद ये नंबर अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्किन स्पेशलिस्ट होने के बावजूद मैं आपसे गुर्दे की बीमारी के बारे में आज के दिन क्यों बात कर रही हूँ। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमको अपने शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को, अपने अलग अलग भागों को अलग समझ के नहीं चलना चाहिए। आप एक पूरे इंसान हैं, एक पूरा संसार है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं, और इसमें स्किन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा ऑर्गन है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा आपके शरीर का आपकी चमड़ी है। और गुर्दे की बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्किन से रिलेटेड होती हैं। अब किस प्रकार रिलेटेड हो सकती हैं? ये बीमारियां हैं जो स्किन में पहले निशान शो करेंगी। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहले पहुंचेंगे और वहाँ से जो है हम लोग को शक होता है कि शायद इनके अभी या फ्यूचर में, आगे भविष्य में जाकर किडनी पर भी प्रभाव हो सकता है। तो इन लोगों को किडनी की बीमारी होने का चांस या रिस्क रहता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों में प्राइमरी किडनी डिजीज़ होती है, मतलब प्राथमिकता से गुर्दे की बीमारी होती है, उन लोगों में गुर्दे की बीमारी होने के कारण शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ इकट्ठा होने लग जाते हैं जिसकी वजह से चमड़ी में सेकेंडरीली, मतलब उसके बाद प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और दुख की बात है कि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उन लोगों को डायलिसिस के दौरान भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बढ़ भी सकती हैं या नए तरीके से उस वक्त दिखाई देती हैं। तो इसीलिए जो संबंध है किडनी का, किडनी की बीमारी का और किडनी के इलाज का, इसका रिलेशनशिप स्किन से भी है। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है या किसी को आप जानते हैं कि जिनको किडनी की बीमारी है, उनके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि किस प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मतलब चमड़ी और गुर्दे के बीच एक रिलेशनशिप हो सकता है। सबसे पहले तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम जेनेटिक या आनुवांशिक बोलते हैं। इन बीमारियों पे कोई हमारा जोर होता नहीं है, रोकने पर भी नहीं रुक सकती हैं, लेकिन टाइम पे इनका पता लग सकता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कहते हैं। ऐसी जो बीमारियां होती हैं, इनमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं आपके चमड़े में, नाखून में या बालों में, जिससे जो है हमें शक हो सकता है कि शायद ये इस बीमारी का है। और इसी कारण इस बीमारी में फिर आपकी किडनी की स्क्रीनिंग की जाती है कि देखने के लिए किडनी का फंक्शन ठीक तो है। दूसरी प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून बीमारियां कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर जो है अपने ही खिलाफ काम करने लग जाता है। देखिए, शरीर में एक बहुत ही सुंदर बनावट है हमारा शरीर, जिसको बचाने के लिए सिर्फ बाहर ही नहीं लेकिन अंदरूनी तरफ से भी डिफेंसेस दिए गए हैं। तो हमारे शरीर में काफ़ी ऐसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जो बेसिकली जिनका काम ये होता है कि किसी भी तरीके की बॉडी को, शरीर को नुकसान देने वाली अगर चीज़ शरीर में घुस गई है तो उसके खिलाफ वो लोग काम करते हैं। इनमें से कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे निकल जाते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि अपना कौन सा है और पराया कौन सा है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि वो अपने ही शरीर के विभिन्न अंगों को टारगेट करने लग जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यून, ये ज़्यादातर मल्टी सिस्टम होती है, मतलब बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करने वाली बीमारियां होती हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे मरीज़ होते हैं जो पहले जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करेंगे। जैसे SLE की बीमारी होती है जिसको लूपस कहा जाता है, या जिसमें पेशेंट्स को जो है धूप में ज़्यादा सेंसिटिविटी वगैरह हो जाती है, मुंह में घाव हो जाते हैं। या बीमारियां होती हैं जैसे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, मतलब पूरा शरीर टाइट होने लग जाता है, चमड़ी सख्त होने लग जाती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको वैस्कुलाइटिस कहा जाता है, मतलब जो आपकी नाड़ियां होती हैं शरीर में, उसकी जो दीवारें होती हैं उसके खिलाफ काम करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में चकत्ते होना, नीले नीले निशान पड़ जाना, नीले निशानों पे घाव बन जाना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे तरीके के जो बीमारियां किडनी और स्किन के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, वो उन पेशेंट्स में होता है जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या लंबी चलने वाली जो किडनी की बीमारी होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि खून बनना कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको पेल दिखेंगे, इनका रंग हल्का दिखेगा,
काफ़ी बार इन पेशेंट्स में रंग गहरा भी हो सकता है, कालापन बढ़ सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में चमड़ी जो है बहुत ड्राई हो सकती है, जिसको इक्थियोसिस कहते हैं। मछली के जैसे स्केल्स होते हैं वो शरीर में दिखने लग जाते हैं। इन लोगों में खुजली होना बहुत परेशानदायक होता है, नींद डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा शरीर में जो है छोटे छोटे कड़े कड़े दाने या गांठें ये बन सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट्स में जो है नाखूनों में या मुंह के अंदर रंग बदल सकता है और बालों का झड़ना भी ज़्यादा हो सकता है। चौथे जो तरीके की प्रॉब्लम आती है वो डायलिसिस के दौरान होती है। अब डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है इन पेशेंट्स में। अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस की जब शुरुआत होती है तो उसमें कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे कि डायलिसिस जहाँ पे किया जा रहा है या जहाँ पे आपका शंट बनाया गया है, वहाँ पे जो है एलर्जी या एक्जिमा के निशान आ सकते हैं। इसके अलावा जो है शरीर में डायलिसिस के दौरान बड़े बड़े फफोले, पानी भरे फफोले भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे एविडेंस हमको स्किन में दिखते हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि भाई इन पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसे मरीज़ कभी आते हैं जिन्होंने कभी अपनी जांच ही किडनी की नहीं करवाई है, तो ऐसे पेशेंट्स में जब यूरेमिक फ्रॉस्ट करके कंडीशन होती है, जिसमें बेसिकली इतना ज़्यादा यूरिया बन जाता है इन पेशेंट्स में कि वो आपकी चमड़ी के ऊपर आने लग जाता है, दिखने लग जाता है। किडनी के जो मरीज़ होते हैं, एक तरीके से शरीर में जो है इम्यूनिटी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, स्पेशली क्रॉनिक पेशेंट्स में। तो ऐसे मरीज़ों में स्किन की इन्फेक्शंस अलग अलग तरीके के होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इन मोटे मोटे चार कैटेगरीज में हम देख सकते हैं कि चमड़ी और किडनी का, गुर्दे का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जहाँ पे ना सिर्फ चमड़ी को देखकर हम बता सकते हैं कि किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, बट ऑल्सो एक बार अगर आपको पता है कि किडनी में दिक्कत है तो चमड़ी में क्या क्या दिक्कतें आपको दिख सकती हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई ठीक है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, तो लेकिन मुझे इस बारे में जो है अपने स्किन के स्पेशलिस्ट को बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो अलग दिक्कत है, ये अलग दिक्कत है। तो जान के डॉक्टर साहब स्किन के क्या करेंगे कि किडनी की प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि कोई भी डॉक्टर हो, उनसे आपको अपनी मेडिकल किसी भी तरीके की हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए, किसी भी तरीके की पर्सनल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए। तो जब आप खुल के इस बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, हम लोग ये बैकग्राउंड में पीछे सोच के चलते हैं कि हाँ किडनी की प्रॉब्लम है, तो क्या उसका कोई प्रभाव उस चीज़ पे हो सकता है जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है। और दूसरा, यदि हमें बीमारी पकड़ में जब आ जाती है तो जो हम इलाज आपका लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि किडनी पे उसका प्रभाव ना पड़े। अगला सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि अगर हम दिखाने के लिए गए हैं तो सारी दवाइयाँ जो हमें लिखी जाएंगी, खाने की जो लिखी जाएंगी, उसका दुष्प्रभाव किडनी पे पड़ेगा, तो मुझे ये खाने की दवाइयाँ नहीं लेनी है या क्या लेनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले तो अगर हमें पता चलता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो हमारा खुद का ये इंटेंशन रहता है, हम खुद ये चाहते हैं कि खाने की दवाइयाँ कम से कम दी जाएं। और खाने में भी हम वो दवाइयाँ देना आपको प्रेफर करेंगे जिनका प्रभाव डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं इसको, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे मरीजों में, बहुत सारी जगहों पे, देश में और विदेश में दवाइयाँ देखी जा चुकी हैं और उससे पता क्या चला है कि किडनी पे प्रभाव इनका पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो जिन दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता है वो ही दवाइयाँ जो हैं आपको लिखी जाती हैं, बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि दवाइयाँ कम से कम आपको लिखी जाएँ। और प्रकार की, क्योंकि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आपकी दवाइयाँ सिर्फ खाने के ज़रिए ही नहीं बल्कि लगाने की होती हैं, फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपीज़ होती हैं और बहुत और तरीके होते हैं जिससे इलाज किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट आपका जो है, इसीलिए आप जब खुल के हमसे बात करेंगे तो इसलिए हम वैसे उसको टेलर कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं कि किडनी पर प्रभाव ना पड़े। ये हमारा इंटेंशन रहता है कि अगर खाने की दवाइयाँ हमने लिखी भी हैं तो उसका डोज, किडनी की जो सेफ डोज होती है उस पर ही रहे, कम से कम समय के लिए रहे और कम से कम डोज रहे। अगला सवाल मन में ये भी आ सकता है कि भाई जाने की ज़रूरत ही क्या है, दिखाने की ज़रूरत ही क्या है, दवाइयाँ हम खुद भी ले सकते हैं, तो क्या मुझे खुद दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखिए, दवाइयाँ किसी भी मरीज़ को अगर पता है कि कोई भी बीमारी है या नहीं भी है, आपको सेल्फ मेडिकेशन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें एक लाल कलर की धारा होती हैं, जिनको शेड्यूल ए ड्रग्स कहा जाता है, वो दवाइयाँ सरकार भी कहती है कि बिना एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतना रेगुलेशन ग्राउंड लेवल पे है नहीं, तो काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ जो है फ्रीली हम ले लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि काफ़ी ऐसी दवाइयाँ, जैसे फॉर एग्जांपल खुजली की दवाइयाँ ही आप ले लीजिए, या फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो हम आसानी से ले लेते हैं। हमें ये तो पता रहता है कि दर्द की दवा नहीं लेनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि खांसी के काफ़ी सारे ऐसे सिरप्स होते हैं जिसमें भी दर्द की दवा मिली रहती है, तो हम वो ले लेते हैं। तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे खुजली की और फंगल की मैंने बात की, ये दवाइयों का डोजेज या तो कुछ ऐसी होती है जो हमें नहीं देनी होती हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें हमको वो डोज आपको उतनी नहीं देनी होती है जितनी उस गोली में होती है। तो हम आपको टैबलेट आधी या 1/4 करके भी बता सकते हैं कि दवाइयाँ ऐसे लेनी है, तो खुद अपने तरफ से दवाइयाँ अवॉइड करिए लेना। एक और जो मन में विचार आता है वो इस चीज़ को लेकर आता है कि हम लोग हर्बल दवाइयाँ सेफली ले सकते हैं, हर्बल दवाइयाँ सेफ़ होती हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हर्बल दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, ये सारी देखिए दवाइयाँ हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर साहब आपको लिखे हैं ये दवाइयाँ यूज़ करने के लिए, आप उनकी सुपरविजन में ही ये दवाइयाँ लीजिए। सिर्फ कहीं पे हर्बल लिख देने से ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी बार ऐसी हर्बल दवाइयाँ होती हैं जिसमें फॉस्फोरस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। तो सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं, बट जो हमारे बाकी मेडिसिन की ब्रांचेस हैं, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब लोगों को अपनी किडनी की बीमारी में के बारे में ज़रूर बताइए और दवाइयाँ उनके सुपरविजन में ही लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम अच्छे तरीके से करें और ध्यान और योगा ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये किडनी और स्किन आप बोलने को अलग अलग हैं, लेकिन अंत में है आप ही के शरीर के हिस्सा। आप एक संपूर्ण जीव हैं अपने आप में, जिसके अंदर जो है ये अलग अलग चीज़ें कैटेगराइज की जाती हैं आसानी से बात करने के लिए, परंतु आपको ये मान के चलना है कि आपका पूरा शरीर एक ही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे विश्व भर में जो है आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है। जो लीडिंग कॉज है किडनी की बीमारी का, हमारे शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें पाए जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, ये सारी चीज़ें जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं उसमें आ जाती हैं ज़्यादातर केसेस में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बीमारियों को आने ही ना दें, ताकि ना सिर्फ हमारी किडनी बट हमारा स्वास्थ्य इन जनरल जो है स्वस्थ रह सके। तो आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, आप अपने गुर्दे का ध्यान रखिए और आप अपने जीवन का ध्यान रखिए। बेस्ट विशेस।